हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रिगार्डिंग द पार्टनरशिप एंड द पार्टनरशिप फर्म। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसमें इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल है। मींस पार्टनरशिप के सारे जो भी प्रोविजंस है, सारी जो वर्किंग्स है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में गवर्न होती है। अब इसमें हमें ये देखना है कि पार्टनरशिप और पार्टनरशिप से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट और मेन प्रोविजंस है। हम सारे प्रोविजन की बात तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एंड मेन एंड बेसिक प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रिगार्डिंग द पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट प्रोविजन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल and not compulsory। फर्स्ट इसके अंदर पॉइंट है कि फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता। वैसे हम ये पॉइंट्स फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल फिर एक बार इस प्रोविजन के अंदर देख लें कि फर्म का ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। बट फिर वही बात कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, है ना, और ना करवाने के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं कि भाई फर्म कैन सू एनी अदर फर्म। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो आप किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर सूट फाइल कर सकते हो, उसके ऊपर कोई केस कर सकते हो। नहीं रजिस्टर्ड है तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते, बट दूसरी फर्म आप पर सूट फाइल कर सकती है। इवन अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो पार्टनर्स कॉन्फ्लिक्ट के केस में एक दूसरे पार्टनर्स के ऊपर भी सूट फाइल कर सकते हैं। रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं कर सकते। बट स्टिल प्रोविजन ये बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कि पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। कंपलसरी एक्चुअली वो नहीं है। सेकेंड पॉइंट इसमें होता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म can be affected on, और हम इसको बोल सकते हैं at the time of formation और after the formation of the business। मैंने ये पॉइंट भी आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है, पहली बात तो वो ऑप्शनल है। इसमें एक प्रोविजन और है कि आप चाहो तो उसका रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, जब आप फर्म स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम भी कर सकते हो, और नहीं तो फर्म के स्टार्ट होने के बाद भी इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि आप बिजनेस पहले स्टार्ट कर दो, फर्म पहले स्टार्ट कर दो, उसके बाद जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराओ। इट इज पॉसिबल। तो ये कंपलसरी नहीं है कि भाई फर्म का रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस या एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ही होगा। आप बिजनेस फॉर्म कर सकते हैं एंड ऑन द लेटर डेट यू कैन रजिस्टर योर फर्म ऑल्सो। थर्ड पॉइंट, जैसा वही थर्ड पॉइंट है कि भाई अनरजिस्टर्ड फर्म जो होती है कैन नॉट सूट फाइल अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, अगेंस्ट थर्ड पार्टी, बट थर्ड पार्टी कैन सूट फाइल अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। ये तो मैंने आपको भी बता ही दिया कि भाई रजिस्ट्रेशन के साथ ये रजिस्ट्रेशन ना होने के ये ड्रॉबैक हैं। आप दूसरी फर्म के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते, बट दूसरी फर्म आपकी अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर सूट फाइल इजीली कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर विथ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एक माइनर को पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। वैसे तो माइनर्स जो होते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर में मींस ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होते। फाइन, मैंने आपको बताया भी था कि माइनर होते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इनके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी एक्चुअली नहीं होती। बट पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। सारे पार्टनर्स अगर इस बात के लिए एग्री हो कि हाँ भाई एक माइनर को पार्टनर बनाया जाए तो अब माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। एक बात और इसके अंदर कि भाई अगर पार्टनर जो होता है, ये जो माइनर होता है, ये माइनर फर्म के अंदर सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा
और लॉसेस को शेयर नहीं करेगा। ठीक है, अगर फर्म के अंदर प्रॉफिट होगा, अगर आपने लेट सपोज ए बी सी ये 3 मेजर पार्टनर से डी एक माइनर पार्टनर है और आपका रेशो है 4, 3, 2 एंड 1, तो 1/10 इसका प्रॉफिट है। लेट सपोज अगर किसी साल में फर्म को 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ तो 10 लाख इंटू 1/10, 1 लाख इज द शेयर ऑफ डी। और अगर किसी साल में फर्म को 3 लाख रुपीस का लॉस हो गया तो इस लॉस के अंदर अब डी शेयर नहीं करेगा बिकॉज ही इज अ माइनर। ठीक है ना, तो माइनर को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाया जा सकता है बट फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, नॉट फॉर द शेयर ऑफ लॉसेस। वो लॉसेस को कभी भी पार्टनर के साथ शेयर नहीं करेगा। अच्छा, एक बात और, अगर कोई माइनर मेजॉरिटी की एज में चला गया, ये जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं, तो उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपनी कंसेंट देना पड़ेगी वेदर ही वांट टू बी कंटिन्यू एज अ पार्टनर इन द फर्म और नॉट। वो फर्म के अंदर एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं, उसको उसकी मेजॉरिटी की एज अटेन करने के 6 मंथ के अंदर अंदर उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म एक्चुअली सबमिट करना पड़ेगा ताकि फिर उसकी आगे की प्रोसीडिंग्स फिर स्टार्ट हो। एक बार मेजर हो गया तो फिर ही इज एलिजिबल टू सफर इन शेयर इन लॉसेस ऑल्सो। फाइन, तो एक माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है अगर सारे पार्टनर एग्री हो तो, और माइनर अगर पार्टनर बनेगा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए बनेगा, शेयर ऑफ लॉसेस के लिए कभी भी वो पार्टनर नहीं बन सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर और कैन बी रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप। अगर कोई पार्टनर, जैसे लेट सपोज ए बी सी की पार्टनरशिप फॉर्म है, तो ये लाइफ लॉन्ग हमेशा ए बी सी ही नहीं रहेंगे। इट मे बी पॉसिबल कि भाई फॉर्म के एग्जिस्टेंस के 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद आप कोई न्यू पार्टनर इसके अंदर एडमिट कर लो। ठीक है, अब न्यू पार्टनर एडमिट करेंगे तो पुरानी पार्टनरशिप को आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। पार्टनरशिप को बोल रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म को नहीं। पुरानी पार्टनरशिप मींस डीड को कैंसिल करना पड़ेगा और उसमें एबीसी की जो डीड थी वो डीड कैंसिल होकर अब न्यू डीड क्रिएट होगी एबीसी और डी की। तो फर्म, रनिंग फर्म के अंदर किसी न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जा सकता है और अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाना चाहे तो पार्टनर फर्म को छोड़कर भी जा सकता है अंडर द एक्सप्रेस एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर। देखिए, 2 टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, एक तो होता है इंप्लाइड एग्रीमेंट और एक होता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक्सप्रेस मतलब आपने बोल करके, आपने अपनी एक्शन से लिख करके किसी तरह से आपने बता दिया, और इंप्लाइड जो आपकी एक्शन, जो आपकी एक्टिविटी शो कर देती है, मतलब आपने उसके ऊपर बोल करके एक्सप्रेस बेसिस के ऊपर नहीं किया गया। तो कोई भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा तो उसके अंदर ये मेंशन किया जा सकता है कि भाई इस फर्म के अंदर हम न्यू पार्टनर को एडमिट कर लें, या कोई पार्टनर उस फर्म को जीते जी छोड़कर भी फर्म को जा सकता है। तो लेकिन वो उनकी आपस की कंसेंट और उनके एक्सप्रेस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट to take part in conduct of the business। हर पार्टनर का ये बेसिक राइट है कि वो फर्म के जो भी एक्टिविटीज है, फर्म के जो भी काम है, उन कामों के अंदर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी भी पार्टनर को आप एज पर द प्रोविजन रोक नहीं सकते। और वैसे भी आपने रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मैंने प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखें उसके अंदर, तो उसमें बताया था कि पार्टनर 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव और स्लीपिंग। और अगर डीड में मेंशन्ड है तो वेल एंड गुड, बट अगर डीड में मेंशन नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस क्या बोलते हैं कि भाई अ पार्टनर कैन नेवर बी एन एक्टिव और स्लीपिंग। सारे पार्टनर्स को फर्म में के एक्टिविटीज के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये कि सारे पार्टनर्स को ये राइट, ये अधिकार, ये हक होता है कि भाई वो बिजनेस के कंडक्ट के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी पार्टनर हैज एन इंप्लाइड राइट। देखिए, मैंने अभी आपको एक्सप्रेस और इंप्लाइड का बोला था। इंप्लाइड राइट टू बाय और सेल द गुड्स on behalf of firm but not the immovable asset। ये पॉइंट जरा आप अच्छे से इसको समझ लें कि भाई हर पार्टनर के पास एक राइट होता है, इंप्लाइड राइट होता है। इंप्लाइड राइट मींस उसको कहीं पर भी एक्सप्रेस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस ये राइट तब नहीं मिलेगा जब डीड के अंदर मेंशन्ड हो।
ये जैसे ही बंदा पार्टनर बनेगा ऑटोमेटिकली ये राइट उस बंदे को मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एन इंप्लाइड राइट। मैंने आपसे कहा ना एक्सप्रेस और इंप्लाइड दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं। तो इंप्लाइड राइट मींस बाय डिफॉल्ट उसको एक राइट मिल जाएगा जैसे ही वो फर्म में पार्टनर बनेगा कि वो फर्म के बिहाफ पर फर्म के लिए कोई भी गुड्स को परचेज और सेल कर सकता है। अच्छा, नाउ गुड इज एन इमूवेबल एसेट, करंट एसेट, बट सिर्फ ये राइट उसका गुड्स को परचेज और सेल करने पर ही रहेगा, नॉट ऑन द परचेज ऑफ इमूवेबल एसेट। कोई भी फिक्स्ड एसेट या कोई भी प्रॉपर्टी को एक अकेला पार्टनर फर्म के बिहाफ पर बाय और सेल नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए उसको कंसेंट लेना पड़ेगी और पूरी प्रोसीजर को एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। बट गुड्स के परचेज, भाई गुड्स का परचेज और सेल जो होता है ये रूटीन बिजनेस, ये बिजनेस का एक एक्चुअल नॉर्मल रूटीन है। तो वो अगर हम ये भी राइट नहीं देंगे तो फिर पार्टनरशिप फर्म किस तरह से एक्टिवली वर्क करेगी, ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई भी पार्टनर होगा तो उसको राइट है कि वो कोई भी गुड्स को परचेज और सेल कर सकता है, बट ही इज नॉट हैविंग एनी राइट टू बाय एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बाय और सेल एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर ये बाय और सेल अल्टीमेटली इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं कर सकता, बट गुड्स को वो बाय और सेल कर सकता उसमें। इसका नेक्स्ट पॉइंट है liabilities of the partners are joint and several, that is unlimited liabilities। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो जॉइंट एंड सेवरल होती है, दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब हम इसको पूरे डिटेल में समझेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी विद जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज। ये जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी जो है ये बनी है फ्रॉम द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आपको पता है कि भाई पार्टनरशिप फर्म के अंदर लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड, ये हम उसके फीचर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। अभी अनलिमिटेड लाइबिलिटी का पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग होता है कि भाई अगर जैसे सोल प्रोप्राइटर के अंदर भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लेट्स सपोज कि अगर एक बिजनेसमैन है मिस्टर ए और इसको मार्केट से रिकवरी करनी मींस इसकी एसेट है लेट्स सपोज 50 लाख रुपीस की, और अब इसको ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू हाई लॉसेस या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, कुछ भी गड़बड़ करने की वजह से इसकी लाइबिलिटीज इसकी एसेट से ज्यादा हो गई, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज अगर इसकी लाइबिलिटी हो गई 75 लाख। यूजुअल बिजनेस के अंदर एसेट्स जो होती हैं वो लाइबिलिटी को ओवरकम करती हैं, तो बंदा सॉल्वेंट रहता है। और अगर किसी बंदे की लाइबिलिटीज उसकी एसेट को ओवरकम कर जाए मींस लाइबिलिटी एक्सेस हो जाए एसेट से, तो फिर ऐसी कंडीशन कहलाती है बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी की। अब ये बंदे को रिसीव करने हैं फ्रॉम द मार्केट रुपीज 50 लाख, है ना। मींस ये सारी किसकी वैल्यू है, इसकी जो भी बिजनेस एसेट है जो बैलेंस शीट के अंदर मेंशन्ड है उनकी वैल्यू मार्केट से रिसीव हो रही है 50 लाख, और जो बिजनेस की लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है और बैंक लोन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको 75 लाख पे करना है। अब 50 लाख रुपीस में लेट सपोज इसकी बिजनेस की एसेट सेल हुई और 75 लाख रुपीस इसको क्या करना है, अल्टीमेटली मार्केट में पे करना है। स्टिल देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ रुपीस 25 लाख। अब ये जो इसकी डेफिशिएंसी, बिजनेस की डेफिशिएंसी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के केस में क्या होगा कि ये जो बिजनेस की डेफिशिएंसी है ये इसकी पर्सनल एसेट तक भी स्प्रेड हो जाएगी। मींस इस 25 लाख की रिकवरी के लिए वो जो आपके क्रेडिटर्स हैं और जो जिनसे आपने लोन लिया है वो आपकी पर्सनल एसेट तक भी सेल कर देंगे। लेट्स सपोज वो अब क्या करेंगे, आपका रेसिडेंशियल हाउस उन्होंने अगर सेल किया, उससे अगर 15 लाख रुपीस मिल गए, ठीक है, तो अब भी कितने की लाइबिलिटी रह गई, 10 लाख रुपीस की लाइबिलिटी। फिर उसके बाद जो भी आपकी बिलोंगिंग्स होगी, आपकी कार या दूसरी जो भी आइटम्स होती है अंडर द इंसॉल्वेंसी एक्ट, ठीक है, उन सबको वो सेल करके अपना लास्ट रुपी तक भी रियलाइज करेंगे, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर पूरा पेमेंट देने से पहले ही आपकी पर्सनल एसेट भी खत्म हो गई तो बचा हुआ उनका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अदरवाइज वो अपनी लास्ट पेनी तक भी आपसे क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी एक्चुअली यही फंडा चलता है कि लेट सपोज हम मान लें कि भाई एक फर्म में मिस्टर ए, बी और सी की, यहां पर भी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है बट जॉइंट एंड सेवरल। क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म है और जहां पर भी एक ग्रुप और एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट होकर कोई वर्क करता है तो वहां पर ऑटोमेटिकली लाइबिलिटीज जॉइंट एंड सेवरल आ जाती है। फाइन। अब मान लें कि अगर इनको मार्केट के अंदर 75 लाख रुपीस पे करना है ना,
तो सबसे पहले, और ये फॉर्म जो है ये अब धीरे धीरे जा रही है, इसके अंदर मिस्टर बी नाम का बंदा जो है ये इंसॉल्वेंट हो गया, है ना। अब देखिए जॉइंट एंड सेवरल के अंदर क्या होगा कि 75 लाख रुपीस के जो डेट्स है, बिजनेस डेट्स, इस बिजनेस डेट्स के लिए अब अगर ये फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो सबसे पहले इस फर्म की सारी एसेट्स को सेल किया जाएगा जो भी बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई है। और अगर मान लें आपने इसकी एसेट्स को सेल किया और वहां से सेल करने से 60 लाख रुपीस आपको रिकवर होगा, स्टिल यू हैव टू पे व्हाट 15 लाख रुपीस इन द मार्केट, ठीक है। अब ये 3 पार्टनर्स है ए, बी और सी, इसमें से बी लेट्स सपोज इंसॉल्वेंट हो गया, आपने कोई पर्सनल उसमें से इसने फर्म से ज्यादा विड्रॉल कर लिया। अब अगर हम देखते हैं कि भाई यहां पर 15 लाख रुपीस के अंदर जॉइंट एंड सेवरल मींस भाई इन लोगों को पार्टनरशिप फर्म से लेना है, फर्म से तो उन्होंने रियलाइज कर लिया एसेट को सेल करके, अब क्या बचा, फर्म की सारी एसेट्स खत्म होगी, बचे कौन, पार्टनर्स। तो अब ये जो लायबिलिटी है ये पार्टनर्स की पर्सनल एसेट तक भी चली जाएगी। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि भाई कौन बंदा कितनी देने में कैपेबल है। लेट्स सपोज बी का 4 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट निकलता है, इसके पास मान लो 25 लाख रुपीस की कैपिटल है और इसके पास 15 लाख रुपीस की कैपिटल है, फाइन। एक बात याद रखेंगे, सेवरल लायबिलिटीज के अंदर जिसकी जितनी डीप पॉकेट होगी उसके ऊपर उतना ज्यादा बर्डन आएगा, मींस जिसकी जितनी ज्यादा वेल्थ उसके ऊपर उतना ज्यादा बर्डन, ठीक है। अब मान लीजिए 15 लाख रुपीस के अंदर से इसके ऊपर 4 लाख रुपए का, तो भाई इसका तो ओवरड्रॉन है और इन दोनों की कैपिटल फर्म के अंदर पॉजिटिव है, ज्यादा विड्रॉ कर चुका है ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है ना, ये फर्म से ज्यादा विड्रॉ कर लिया। अब इन जो बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं ए और सी, इन दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको भी पे करने की और इसको भी पे करने की। अब क्या होगा कि भाई इनकी पर्सनल, पहले तो बी की जो भी पर्सनल एसेट है वो सेल की जाएगी। लेट्स सपोज बी की पर्सनल एसेट को सेल करने से 3 लाख रुपीस की रिकवरी हो गई, ठीक है। तो अब बी की इंसॉल्वेंसी कितनी रह गई, 1 लाख रुपीस की, फाइन, 3 लाख रुपए हमने और इधर दे दिए। अब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं ए और सी, ये क्या करेंगे, इनके ऊपर इंडिविजुअली लायबिलिटी आती है इन देयर कैपिटल रेशियो। मैंने क्या कहा, जिसकी जितनी डीप पॉकेट उसके ऊपर उतना ज्यादा बर्डन, मींस ए के ऊपर ज्यादा बर्डन है, सी के ऊपर कम। 25:15, 5:3 के रेशो के अंदर ये जितनी भी इंसॉल्वेंसी, जितनी भी डेफिशिएंसी, एक्चुअली ये 15 लाख ये और 1 लाख ये टोटल, लेट सपोज हम मान लें 16 लाख रुपीस की जो डेफिशिएंसी है वो 16 लाख रुपीस की डेफिशिएंसी ए और सी अपने कैपिटल के रेशो में कॉम्पनसेट एक्चुअली करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज एन इंडिविजुअल लायबिलिटी, मींस सेपरेट लायबिलिटी। पहले तो ज्वाइंट होगी, क्या किया जाएगा कि कोई भी डेट्स होगा तो उसके लिए पहले फर्म को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और फर्म की एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा, और उसके बाद भी अगर कोई मनी बच गया तो दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द पार्टनर्स इंडिविजुअली। और ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी होता है कि भाई फर्म की हेल्प करते करते और रिमेनिंग पार्टनर्स की हेल्प करते करते दूसरे पार्टनर्स भी क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। तो जब तक वो इंसॉल्वेंट होते रहेंगे तब तक ठीक है, वो उसकी लास्ट मनी जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं वो तो अपना आखिरी रुपया तक भी, लास्ट पेनी तक भी क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे, रिकवर करेंगे फ्रॉम द पार्टनर्स। तो पहले तो जॉइंट लायबिलिटी फर्म से मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो दे विल प्रोसीड टुवर्ड्स द इंडिविजुअल और पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है ना, वहां से वो रिकवर करेंगे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग द पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। इन केस इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आगे के लेक्चर्स में हम अप्रोप्रिएशंस और चार्जेस के बीच में डिफरेंसेस पढ़ेंगे और उनका कंसेप्ट भी समझेंगे। वेल, दिस इज नजीब हाशमी एंड ऑल ऑफ यू आर वाचिंग नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।